हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू एम्पिरिकल क्लासेस। और हम लोग बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन पर। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों ने सीखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो अभी हम थोड़ा सा जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा वीबीटी थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा वीबीटी को समझेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। मान लो ये पी ऑर्बिटल है और ये क्या है, एस ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगी, ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूँ, ये तो एस की ओवरलैपिंग होगी और ये हो गई पी ओवरलैपिंग। ये क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ होगी। नेक्स्ट ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, एस ओवरलैपिंग हो सकती है। दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, ये एस ओवरलैपिंग हो गई, ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकती है, पी ओवरलैपिंग साइड वाइज भी हो सकती है। ये पॉसिबल ओवरलैपिंग है एस और पी ऑर्बिटल में। ये पी ओवरलैपिंग होती है। ये देखो, वन लोग ओवरलैपिंग है, ये भी वन लोग ओवरलैपिंग है, ये भी वन लोग ओवरलैपिंग है। लेकिन ये टू लोग ओवरलैपिंग है। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होती है, लोग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है ओवरलैपिंग का ही मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड का बनना या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ही है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग होती है और ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक और खास बात यह है कि जैसे मान लो ओवरलैपिंग की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, ये ओवरलैप करेंगे और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ ऐसा होता है इस ऑर्बिटल। अब ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे हैं। ये सारी बातें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे। वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड पढ़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों हम पढ़ते हैं, क्या मजबूरी आ गई हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वीबीटी एक मॉलिक्यूल है CH4। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p2, ये आउटर मोस्ट सेल है। 2s2 2p2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक इसको एनर्जी सप्लाई करके एक साइड स्टेट में ले जाएंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे जंप करेगा। एक साइड स्टेट में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अकॉर्डिंग टू वीबीटी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल ही क्या करती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली नहीं फॉर्मेशन करती। इसलिए इसको क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, शेयर करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, शेयरिंग करने के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल। और यहाँ पर भी कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल। तो यहाँ से जो बनने वाला बॉन्ड है वो ये कार्बन की 2s ऑर्बिटल है, जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है। और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। कार्बन का 2s है, हाइड्रोजन का क्या है, 1s ऑर्बिटल है, जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये क्या करेंगे, ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनाएंगे। ओवरलैप करके क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे। 2s साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 1s। तो ये हो गई इसकी क्या, बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे देखो पी ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रही है। मैं इसको px मान लेता हूँ, ये py है और ये pz है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये px ऑर्बिटल मान लेता हूँ। ठीक है, और ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल से। ये एक बॉन्ड लेंथ होगी। दूसरी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, py ऑर्बिटल, ये px में मान रहा हूँ,
पी वाई ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। पी जेड ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं जो बॉन्ड लेंथ है, ये न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि ये तीन बॉन्ड लेंथ एक जैसी और ये बॉन्ड लेंथ क्या है डिफरेंट, मतलब ये तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम है और यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ क्या छोटी है इन तीनों के कंपेरिजन। एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है वो ये पाया गया कि ये जो कार्बन है, कार्बन के चारों बॉन्ड सेम है, बॉन्ड डिस्टेंस इनकी क्या है सेम है, एक्स एक्स एंड एक्स। लेकिन जो वीवीटी के थ्रू हम इसको देख पा रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि तीन बॉन्ड, क्योंकि तीन पी ऑर्बिटल है तो ये एक जैसे हैं और एक एस ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड एक जैसा है, मतलब ये तीन बॉन्ड एक जैसे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी है और ये लॉन्ग बॉन्ड है और ये एस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड जो है वो शॉर्ट बॉन्ड। तो और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिला हमें वो ये मिला कि चारों बॉन्ड क्या है सेम। तो अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट आया है हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन ही बताएगा समझाएगा कि ये चारों बॉन्ड सेम कैसे। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हाइड्रोजन की तो सभी ऑर्बिटल देखेंगे, हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन का केस तो सॉल्व। प्रॉब्लम कहाँ पर है? मास्टर एटम में, सेंट्रल एटम में, दैट इज कार्बन में, क्योंकि कार्बन में एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है, इसी वजह से ये तीन बॉन्ड लेंथ सेम है और ये एक बॉन्ड लेंथ क्या है अलग है। तो हमें करना क्या है, इन चारों ऑर्बिटल को, मतलब एक s और तीन p ऑर्बिटल को हमें क्या करना है, सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, विचार करेंगे कि कैसे सेम किया जा सकता है। एक सिंपल सी टेक्निक है, क्या है, हाइब्रिडेशन। हम चारों ऑर्बिटल को क्या करेंगे, मिक्स करके वो नई चार ऑर्बिटल होंगी और ये जो नई चार ऑर्बिटल होंगी वो कैसी होंगी, सेम साइज सेम एनर्जी की हो जाएंगी। जब ये भी ऑर्बिटल सेम हो जाएंगे और हाइड्रोजन की भी ऑर्बिटल सेम है तो ओवरलैपिंग करके सभी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या करेगा, मैच करेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंटल डाटा को समझाने के लिए, ठीक है, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो आइए उनको हाइब्रिडाइज करके और ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे क्या बॉन्ड लेंथ आएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, कार्बन के ऑर्बिटल्स में आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल थी और तीन p ऑर्बिटल थी, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, इनको अब ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे और इसी मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आइए समझते हैं और चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को सेम करते हैं। अब ये जो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया बीबीटी, वो ऐड किया है हिटलर एंड लंदन ने। किसने ऐड किया है, हिटलर एंड लंदन ने ऐड किया है। अब देखो इस बात को समझते हैं। अब ये एस ऑर्बिटल मान लेते हैं और ये तीन पी ऑर्बिटल हैं, px py और pz, px py और pz। क्या करना है, ये एस ऑर्बिटल है, इनको हमें एक जैसा, चारों को एक जैसा करना, तो चारों को चार बराबर भागों में डिवाइड करना, तभी तो सेम होगा। एक एक भाग लेके हम एक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये हमने बना दिया, ये इसका भाग हो गया, ये इसका भाग हो गया, ये इसका भाग हो गया और ये इसका भाग हो गया। ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। रिमेनिंग बचे हुए पार्ट्स को चारों को हम फिर से एक ऑर्बिटल बनाएंगे। इस तरह से इन बचे हुए ऑर्बिटल से भी एक और ऑर्बिटल बन जाएगी, इस तरह से इन बचे हुए ऑर्बिटल से भी एक और ऑर्बिटल बन जाएगी। ठीक है, अब ये चार ऑर्बिटल हमने बना दी। चारों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, शेप है, साइज है, सब बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि सब में बराबर s कंटेंट है और बराबर क्या है, p कंटेंट है। इसलिए चारों ऑर्बिटल आपस में बराबर एनर्जी की होंगी, बराबर साइज की होंगी, बराबर शेप की होंगी। ठीक है, इनका शेप क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चारों ऑर्बिटल को अब एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, चारों की चारों ऑर्बिटल के हैं sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा, अब जब एनर्जी सेम हो गई है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अकॉर्डिंग टू हुन रूल हम एक इलेक्ट्रॉन अब आसानी से इसमें भर सकते हैं, ये भर दिया। अब हाइड्रोजन आएगा, अब ये चारों ऑर्बिटल कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 संकरित है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शेयरिंग करेगा। तीसरा हाइड्रोजन आएगा और चौथा हाइड्रोजन आएगा।
तो अब चारों बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। हम इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड आर्टिकल के शेप को बना के भी ओवरलैपिंग को दिखा के समझ सकते हैं। तो देखो अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड आर्टिकल बनाएंगे तो कुछ ऐसी होगी, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आर्टिकल है, चारों की चारों ऐसी आर्टिकल होंगी और चारों के चारों आर्टिकल से वन ऐसा आर्टिकल हाइड्रोजन की क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो अब क्या हो जाएगा, चारों बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसा एक्सपेरिमेंट में मिला वैसा थ्योरी में क्या हुआ, प्रूफ हुआ। थ्योरी ने वैसा क्या किया, एक्सप्लेन किया उसको। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ते हैं या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। हाइब्रिडाइजेशन से और भी क्या क्या चीजें, अब देखो 2-3 प्रॉब्लम्स और जनरेट हो रही कि हमें कैसे मालूम होगा कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इसको कैसे हम जानकारी मिलाएंगे कि किस मॉलिक्यूल में किस प्रकार का हाइब्रिडेशन sp है या sp2 है sp3 है। दूसरी बात, हम हाइब्रिडेशन से हमें क्या क्या जानकारियां मिलेंगी मॉलिक्यूल के बारे में। तो इन दो बातों को आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन के बारे में। तो हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने के लिए या जानने के लिए हाइब्रिडेशन को जानने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए स्टेरिक नंबर। किसकी जानकारी होनी चाहिए, स्टेरिक नंबर की जानकारी। स्टेरिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अच्छा यहाँ एक खास बात हम आपको बता दें, लोन पेयर कैसे आइसोलेटेड होने चाहिए, कॉन्जुगेट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे वो कैसे होंगे, आइसोलेटेड लोन पेयर होंगे। अभी आइसोलेटेड का क्या मतलब है अभी भी डिस्कस करेंगे। प्लस माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज कैसा होना चाहिए, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन हो। माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, और ये माइनस चार्ज भी कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो माइनस चार्ज क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब उसी माइनस चार्ज को वो कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेरिक नंबर में और उसको ऐड करते थे किसमें, हाइब्रिडेशन में। तो जब भी माइनस चार्ज या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा तो वो माइनस चार्ज के जो 2 इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्योर पी ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जब ये प्योर पी ऑर्बिटल में रहेंगे ये माइनस चार्ज या लोन पेयर, तो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनका समेशन होगा और इन्हीं के थ्रू हम निकाल पाएंगे। मान लेते हैं स्टेरिक नंबर कितना है, 3 हो सकता है, 2 है या 4 है। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन कैसा कैसा बन सकता है। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1+3 मतलब sp3 हो जाएगा। मतलब एक ऑर्बिटल हम s के लिए निकालेंगे, बाकी बची हुई क्या होंगी, p होंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+2, एक हम s के लिए निकालेंगे, बची हुई कौन सी 2 ऑर्बिटल होंगी, p। तो यहाँ पे हो जाएगा sp2, 1+1 sp। ये पॉसिबल हाइब्रिडेशन होंगे, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 2। ठीक है, और अगर स्टेरिक नंबर 1 होगा तो वहाँ पे कोई हाइब्रिडेशन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड एंगल ही नहीं आएगा। जब तक बॉन्ड एंगल नहीं होगा तब तक हाइब्रिडेशन का कोई कॉन्सेप्ट हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई हाइब्रिडेशन कैसे निकालें। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इन बातों को समझते हैं, स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं, फिर हाइब्रिडेशन को निकालते हैं। जैसे NH3, ये एक लोन पेयर है और 1 2 3 4, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें लिखेंगे 1+3, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। स्टेरिक नंबर 4 है मतलब 1+3, एक s के लिए होगा, बाकी क्या होंगी, हम सबसे पहले s के लिए एक ऑर्बिटल निकालेंगे, बाकी जो बची हुई ऑर्बिटल होंगी वो किसके लिए होंगी, p के लिए होंगी। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H2O मॉलिक्यूल, इसमें स्टेरिक नंबर कितना है, इसमें स्टेरिक नंबर है 1 2 3 4। अगर 4 स्टेरिक नंबर है तो क्या हो जाएगा, 1+3 sp3 हाइब्रिडेशन। कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब मान लो कोई हम कार्बन चेन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
अब हमें 1 2 3 4 कार्बन है, चारों कार्बन का हाइड्रोजन निकालना। तो इस कार्बन का सबसे पहले क्या करेंगे, इस कार्बन का स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड, 7 से सिंगल 7 से सिग्मा, ऐसे याद रख सकते हो। और जब एक से अधिक बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा बाकी सब पाई होगा, और ये कंडीशन हमेशा फॉलो नहीं होगी। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक से अधिक बॉन्ड होते हैं और सभी के सभी पाई भी हो सकते हैं, जैसे कि C2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बाकी क्या होंगे, पाई होंगे। अब इसमें हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सभी का स्टेरिक नंबर। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 4 है। इसमें स्टेरिक नंबर एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई होगा, तो 1 2 3, 1 2 3। स्टेरिक नंबर कितना है, 3 है। यहाँ पे भी 1 2 3, स्टेरिक नंबर इसका भी 3 है। 1 2 3 4, इसका भी स्टेरिक नंबर कितना है, 4 है। तो देखो जिनका स्टेरिक नंबर 4 थे वहाँ 4 है, वहाँ पे 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 1 + 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, sp3, ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा sp3। ये क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशंस निकालने की टेक्निक है। एक और हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें इस कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स है और कितने क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें देखेंगे कि एक पाई होगा, इसमें एक ही सिग्मा होगा। मुझे निकालना किसका, इस कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3, स्टेरिक नंबर कितना है इसका, 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 + 3, सॉरी 1 + 2, दैट इज sp2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी हो जाएगी तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन से और कौन कौन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो आइए चार्ट के थ्रू समझते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन से कौन कौन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देखो मान लो हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3। अब इसमें हम क्या परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के बारे में कमेंट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। इसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बॉन्ड का भी हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि हम इस बात को बाद में भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, शेप एंड ज्योमेट्री को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। शेप एंड जियोमेट्री दोनों अलग अलग चीजें हैं, ज्योमेट्री अलग होती है और शेप अलग होती है, ठीक है। इनके बारे में हम पूरा का पूरा इतने सारे डेटा और भी बहुत सारे डेटा हैं जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो ये कैसे बना था, एक s ऑर्बिटल थी और एक क्या थी, p ऑर्बिटल। इनको दो बराबर भागों में कट करेंगे और एक s का कंटेंट और आधा p का कंटेंट लेंगे। तो आधा मतलब 50% s कैरेक्टर होगा और 50% ही क्या होगा, p कैरेक्टर होगा। sp2 में क्या होगा, sp2 में ये जो पार्ट है ये p का कंटेंट है और एक इसका s का कंटेंट है। तो s का कंटेंट कितना है, 33.33% और p का कंटेंट कितना है, 66.77%, ठीक है। इस केस में बात करें तो यहाँ पे देखो ये हो गया s का कंटेंट, बाकी सब किसका है, p का कंटेंट है। पिछले वीडियो में हम सारी बात बता चुके हैं। ये s का कंटेंट है, s का कंटेंट कितना है, 25% है और p कितना है, 75%। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। देखो जो s कंटेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, s कंटेंट होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर उस बॉन्ड में होगा, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp का है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल sp का सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, sp3 का होगा, फिर किसका होगा, सॉरी sp2 का होगा, फिर किसका होगा, sp3 का होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 180 है, 180 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना, 109.28 मिनट। देखो और आगे क्या है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखो बॉन्ड लेंथ की बात आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो p आर्टिकल होती है उसमें लॉन्गिटिविटी होती है और s आर्टिकल में क्या होती है, स्फेरिसिटी होती है। मतलब जितना ज्यादा s कंटेंट होगा उतना ज्यादा आर्टिकल छोटी होगी और जितना ज्यादा आर्टिकल छोटी होगी उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा।
बात समझ में आ गई? जितना ज़्यादा पी कंटेंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की हुई। तो जितना ज़्यादा पी कंटेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो पी कंटेंट सबसे ज़्यादा किसमें है, sp3 में, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, sp की होगी। मैं बना के भी दिखा रहा हूँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है और ये इनके बीच की बॉन्ड लेंथ हो गई। इसमें अगर देखेंगे तो s कंटेंट क्या ज्यादा है, तो s कंटेंट हम इस शेप में बढ़ाएंगे तो इसमें आ जाएगी स्फेरिसिटी, ये हो गई बॉन्ड लेंथ। और ज्यादा s कंटेंट बढ़ा देंगे तो ये हो गई बॉन्ड लेंथ। तो जितना ज्यादा p कंटेंट है उतना ज्यादा क्या हो जाएगी बॉन्ड। ये x है, ये y है और ये z है। x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, ये बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे। अब देखो देखो अब यहीं से आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें किसकी, ऐसे कार्बन की जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देखो न्यूक्लियस के कितना पास में है, और यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होंगे, थोड़ा सा दूर, यहाँ पे और ज्यादा दूर हो जाए। तो जितना ज्यादा दूर होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ही कम अट्रैक्शन फील करेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उतना ही कम क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज्यादा इस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास होंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन फील करेंगे, तो उनकी उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम ये कह सकते हैं, जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका है, sp का है। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर sp2 की होगी, और फिर क्या होगी, sp3 की। अब बात करते हैं शेप के बारे में। तो देखो शेप को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो शेप हो गया किसका, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, वो होगा लाइनियर। मान लेते हैं ये a एटम है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मास्टर एटम है और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये बॉन्ड एंगल है 180। इसका शेप कैसा है, लाइनियर है, ठीक है, इसका शेप कैसा है, लाइनियर है, ज्योमेट्री भी लाइनियर है। हालांकि इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, ज्योमेट्री और शेप को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर हम कार्बन में बात करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, लाइनियर हो जाएगा शेप और ज्योमेट्री, ठीक है। कार्बन में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं तो अभी आप इसको मान के चलो कि हमने कार्बन का ही एग्जांपल लिया होगा, तो दोनों सेम रहेंगे। जब डिफरेंस होगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, अमोनिया वगैरह डिस्कस करेंगे, उसमें साइज, शेप और ज्योमेट्री को बिल्कुल डिफरेंशिएट करेंगे। क्या डिफरेंस है वो सारी बातें बताएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसमें, sp3 में। तो ये बनेगा एक टोटल कितना, 360 होता है। ये मान लेते हैं मास्टर एटम है और ये स्लैब एटम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होगा। 360 डिवाइड बाय 3 एंगल इक्वल टू 120। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल और प्लेनर। सभी एटम सेम प्लेन पर, 1 2 3 4 के चारों एटम क्या है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैसा बन रहा है, सिर्फ ट्रायंगुलर, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल और प्लेनर, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो यहां पर देखो, ये मान लेते हैं मास्टर एटम है A, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक V का। देखो एक V बन रही है, ये 3 एटम एक ही प्लेन पर है, ये 3 एटम क्या है, एक ही प्लेन पर है, तो ये क्या बन गई, एक V का फॉर्मेशन हो गया, V, ठीक है। ये क्या हो गया, एक V का फॉर्मेशन हो गया। अब एक एटम क्या होगा, बिलो द प्लेन जाएगा, और दूसरा एटम क्या होगा, अबव द प्लेन है। ये बिलो द प्लेन है, इसीलिए इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको कम दिखेगा। प्लेन के बाहर है मतलब ये आपसे दूर है, ठीक है, और ये प्लेन के ऊपर है मतलब आपके नजदीक है, इसीलिए इसको वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको ज्यादा दिखेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो देखो ये कैसे है, ये भी क्या है कि वी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ऐसा है। बात को समझो, एक वी ए होगी, ठीक है, और एक वी ए होगी। ये मान लो कार्बन एटम है और ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये एक वी बन गई। दूसरी भी क्या होगी, ये कार्बन एटम है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये बन गया टेट्राहेड्रल से। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर से एक बार समझ लो, मान लो ये कार्बन एटम है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक वी का फॉर्मेशन हो गया,
ये V का फॉर्मेशन हो गया। अब एक सब्स्टिट्यूएंट एबव द प्लेन होगा और एक सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, तो एक V का फॉर्मेशन ही हो जाएगा। मतलब एक V ऐसे है तो दूसरी V कैसे हो जाएगी, ऐसे। ये देखो, ये एबव द प्लेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। और ये क्या है, ये प्लेन पर है, तो एक दूसरे के ऐसे V लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे एक दूसरे के ऐसे V लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। हालांकि हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, टेट्राहेड्रल को समझने का एक और बढ़िया टेक्निक है कि जैसे मान लो एक ये V हो गई, ये एक V हो गई, ये मान लो कार्बन एटम है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो तीनों देखो, तीनों क्या है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन। ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन। और ये दो क्या है, प्लेन पर है, तो ये जो है वो डैश लाइन से, सॉरी, वेज लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कम दिख रहा होगा तो ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टेट्रा मतलब क्या होता है, चार, और हेड्रॉन्स मतलब ये फेस। तो इसमें चार फेस होंगे। एक फेस ये आपको दिख रहा होगा, एक फेस ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक फेस हो गया। दूसरा फेस ये नीचे हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये पीछे हो गया। आप अपने आप से पेन से अगर ऐसे बना पाओ तो बना के चेक कर सकते हो। एक फेस नीचे हो जाएगा, ठीक है, एक फेस ये सामने हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा, और एक फेस ये हो जाएगा। टोटल चार फेस होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 109.28 मिनट होता है। तो ये थी जानकारी जो हमें हाइब्रिडाइजेशन से मिलती है। हमें जानकारी मिलती है शेप के बारे में, ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में जानकारी मिलती है तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। जो बॉन्ड जितना छोटा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, sp होगा, देन sp2, देन sp3 से बने हुए बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस पता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स की पता है, तो हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बॉन्ड को हमें पहले ब्रेक करना है, किसको बाद में ब्रेक करना है, किस बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है और किस बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी समझना बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या हुआ कि वो बॉन्ड न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड कब होगा, जब उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे। जैसे मान लो जो बॉन्ड जितना लंबा होगा, भाई ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसको न्यूक्लियस चाहिए, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पी कंटेंट होगा किसी बॉन्ड में, उसमें उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, और जितना ज्यादा एस कंटेंट होगा किसी बॉन्ड में, उसमें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत बढ़िया डेटा जो हमने आपको बताया है कि हम हाइब्रिडाइजेशन से कौन कौन से डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे डेटाज आपको समझ में आए होंगे, और कैसे ये डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं वो भी समझ में आया होगा। ये सारे डेटा, जितने भी डेटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, ये रिएक्शन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में ये सारे डेटास को यूटिलाइज किया जाता है। बिना इन डेटास के हम किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना जानकारी के हम किसी भी मॉलिक्यूल में छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।